कि भाई ये नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, बिना ये जाने, कारणों का जाने कि क्यों पहले वाले ने क्यों छोड़ा पद। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हरिवंश जी बन सकते हैं उपराष्ट्रपति। सरकार बेलगाम घोड़ा बन के रहना चाहती है, लेकिन उसको लगाम लगानी पड़ती है, और लगाम उसको सिर्फ जो पीठासीन हमारे अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो लगा सकते हैं। और अगर वही इस घोड़े को लगाम लगाने के बजाय विपक्ष के घोड़े को लंगड़ा घोषित करके गोली मारते हैं तो चलेगा नहीं। हामिद अंसारी साहब को तो उनके मुंह पे बहुत सी बातें कही गई और धनखड़ साहब को चुप करवा दिया गया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, जगदीप धनखड़ जी की जगह कौन लेगा, देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, जो राज्यसभा में सभापति की कुर्सी कौन संभालेगा, इसे लेकर अब उधेड़बुन कयासबाजी का सिलसिला दौर दौरा तेज हो गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक गलियारे हों या फिर प्रशासनिक विथिकाएं या आमजन, उसकी जिज्ञासा है कि कौन देश का अगला उपराष्ट्रपति होने वाला है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 9 सितंबर को चुनाव होना और 21 अगस्त तक नामांकन दाखिला की जो तारीख है। तो अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि निकट है सब कुछ और शीघ्र ही आएगा, नाम सामने आएगा। और इन सब के बीच जो कहीं चिंताएं हैं, हालांकि जो स्थिति है, सदन में स्थिति है, जो दोनों, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों में कंफर्ट स्थिति है। कुल 391 वोट चाहिए और एनडीए के पास 422 वोट हैं। कुल 782 जो है वोटर्स हैं और जो स्थिति बनी हुई है उसमें बहुत साफ लगता है कि कोई तकलीफ एनडीए को आनी नहीं है। लेकिन विपक्ष चिंतित है और सवाल ये भी क्या क्या विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा, क्या होगा, वो भी अब सब एक पाइपलाइन में है, कहीं समय के गर्भ में है, खुलेगा। और साथ साथ जो चिंता की जब मैं बात करता हूं तो चिंता इसलिए है कि जो जगदीप धनखड़ हैं, उनका जो कार्यकाल रहा मोदी O2 या मोदी O3 में, तो जो सभापति की कुर्सी उन्होंने संभाली थी, तो ये राज्यसभा में एक अलग तरह की एक पूरी स्थिति रही, एक इतिहास बना कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जैसा एक नोटिस दिया गया और बहुत सारा कुछ हुआ। कहीं जो विपक्ष को बुलडोज करने जैसा, बार बार तीखी नोकझोंक और तमाम तरह, यही कुछ हम लोकसभा में देख रहे हैं, क्योंकि ओम बिरला साहब तो मोदी O2 में भी थे और मोदी O3 में है ही। तो दोनों में कहीं ऐसा लगता है होड़ मची हुई है कि कौन आगे निकल जाए, कौन कितना विपक्ष को बुलडोज कर दे और कौन सरकार के प्रति अपनी लॉयल्टी सदन के भीतर ही प्रकट कर दे। और जगदीप धनखड़ साहब तो वो भी बोल गए थे कि मैं तो राज्यसभा में उन्होंने जब कहा था कि मैं आरएसएस का एकलव्य मानता हूं खुद को। खैर वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन अभी चिंता का विषय यही है कि जो आने वाला उपराष्ट्रपति है, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो कैसे होंगे वो, कौन होंगे वो, ये तमाम सवाल जो हैं, इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बहुत खास मेहमान के पास। सबसे पहले उन्हें मैं जोड़ना चाहूंगा। हमारे साथ हैं विनोद शर्मा साहब, देश के जाने माने जर्नलिस्ट, 5 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव और दीर्घ अनुभव के साथ साथ जो संसद को बहुत करीब से देखने वाले, कई प्रधानमंत्रियों के साथ साक्षात्कार हो या फिर ये जो लोकसभा के स्पीकर हैं, राज्यसभा के स्पीकर हैं, माफ कीजिएगा सभापति हैं, सबके साथ में काम करने वाले, ऐसे हमारे साथ विनोद शर्मा। विनोद सर, शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि ये जो जिज्ञासा लोगों के मन में बनी हुई है कि कौन होगा उपराष्ट्रपति, और इसके साथ साथ जो विपक्ष कहीं चिंतित है और सभी की निगाह नजर है कि क्या वो जगदीप धनखड़ जी से ज्यादा कहीं जो सख्त, अब उसे कोर्ट में कह दीजिए सख्त और ऐसे ही कह दीजिए, हम जब कहीं दोनों के बीच में तुलना होती है, तो क्या कुछ आप दृश्य देख पा रहे हैं सर? देखिए, कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसा होगा। मैं धनखड़ जी को जानता था, उस समय से जानता था जब वो जूनियर मिनिस्टर थे केंद्र में, और जब वो उपराष्ट्रपति हो गए तो एक बार मैंने उनसे गुजारिश की, मुलाकात की, और उनकी तरफ से, उनके दफ्तर से जवाब नहीं आया 2-3 महीने। फिर वो मुझे श्रीकांत जैना के बेटे की शादी में की रिसेप्शन में मिल गए, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मान्यवर आप तो हमारे मित्र हुआ करते थे, अब तो आपसे मुलाकात भी नहीं होती। तो कहता कैसे, क्या पता कि क्या कह रहे हो आप। मैंने कहा बता रहा हूँ आपको, पूछ लीजिए अपने स्टाफ से। तो अगले दिन ही मुझे फोन आ गया उनका, उनके स्टाफ का,
कि आप कब कौन सी डेट को आना चाहेंगे एंड ऑल दैट। और उसके बाद वो मीटिंग फिक्स हो गई। उससे पहले उन्होंने पूछा जी आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, चाय के साथ क्या लेंगे एंड ऑल दैट, जो नाइसिटीज होनी चाहिए, फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो मतलब एक तरह से हमको इज्जत बख्शी माननीय उपराष्ट्रपति ने, पुराने रिश्तों के चलते। लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने बड़ी ईमानदारी से उनको अपनी विवेचना बताई उनकी चेयरमैनशिप के बारे में। और मैंने कहा कि धनखड़ साहब, अगर सवाल जो आते हैं विपक्षी तरफ से, अगर उनका जवाब चेयर की तरफ से आ रहा हो तो अच्छा नहीं लगता। सचमुच। द चेयर कैनॉट बी रिस्पॉन्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेजरी। सवाल सत्तारूढ़ दल को होते हैं, जवाब भी उन्हीं की तरफ से आने चाहिए। इससे बातें हमारी हुई तो उनका एक अफसर था, वो हमारे साथ था, बाहर निकला तो उसने मुझे जाते जाते कहा कि सर, इनकी कई मैंने मुलाकातें करवाई हैं लेकिन इतनी ईमानदारी से किसी ने इनको ये बात नहीं बताई। अब ईमानदारी की बात चल रही है तो ये भी कहते चले हम कि इलेक्शन नया अनाउंस कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जो पुराना जो आउटगोइंग इनकम्बेंट है जिसने त्याग पत्र दे दिया, उसमें अपनी सेहत का हवाला दिया जी। त्याग पत्र में, उस आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट को एक फेयरवेल स्पीच का मौका भी नहीं दिया जा रहा। इतने बीमार भी नहीं है वो। यस सर, यस सर, यस सर। मतलब मैं समझता हूं कि ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कोई उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे रहा है अपनी सेहत मेडिकल ग्राउंड्स पे, और उसको ना कोई फेयरवेल है ना उसका कोई वैलिडिक्टरी स्पीच है हाउस। आखिरी जो वैलिडिक्टरी स्पीच थी उसका जो, उससे पहले वो उसमें वेंकैया नायडू थे, बड़ी अच्छी वैलिडिक्टरी स्पीच थी। सर। उससे पहले हामिद अंसारी साहब थे, जिनको भी पशेमान करके जी जी। विदा देखा किया था। गया। यस सर, देखा था। अगर देख। आपको याद हो तो सदन के अंदर जो भाषण हुए और किसने वो भाषण किए आप जानते हैं, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम किसी को पशेमान, किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। सर। लेकिन हमारी और आपकी चिंता क्या है कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सर। उसमें जो जिस तरह की प्रोटोकॉल दिए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को, वो नहीं मिला। हामिद अंसारी साहब को तो उनके मुंह पे बहुत सी बातें कही गई एग्जैक्टली। और धनखड़ साहब को चुप करवा दिया गया, जो सदारत करते थे हमारी एल्डर हाउस का, हाउस ऑफ एल्डर्स यस का, जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। सर। और माननीय प्रधानमंत्री ने जब शुरू शुरू में आए थे तो उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वादा किया था। यस सर। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वादा करके काउंसिल ऑफ स्टेट्स के सदर को इस तरह से विदा करवा देना या कर देना कोई अच्छी नुमाइश नहीं है हमारे लोकतंत्र की। सबसे पहले तो ये हम कहते चले। दूसरी बात यह है कि कौन बनेगा, आपने कहा। यस सर, यस सर। हमसे क्या मतलब कौन बनेगा, आप बताइए मुझे। अगर मैं बिल्कुल। आपको ये जवाब दूं, हमसे क्या मतलब कौन बनेगा। ठीक बात सर, ठीक बात। क्योंकि एग्री। क्योंकि हमको तो मतलब ही नहीं पता कि पिछले वाले को क्यों हटाया गया। यस सर, यस सर। जब हमको पिछले वाले के हटाने का मतलब नहीं पता तो हमसे क्या मतलब नया कौन बन रहा है। और जब बनेगा तो हम देखेंगे कि क्या ये आदमी सरकार के प्रति वही ओबीडियंस रखता है या उससे ज्यादा रखता है जितने की मान्यवर धनकर साहब रखते थे। सर। ओबीडियंस, यस सर। देखिए, ओबीडियंस की बात इसलिए कर रहा हूं कि
जो अभी तक कारण बताए जा रहे हैं धनखड़ साहब की रुखसती के, वो ये है कि भाई उन्होंने कोई मोशन एडमिट कर लिया, और वो मोशन जो था वो पहले एडमिट कर लिया लोकसभा से, जिसके चलते विपक्ष को एक तरह से बढ़त मिल गई करप्शन के खिलाफ जुडिशरी में लड़ने की, और ऐसा कुछ। यस सर, यस सर। ये कोई एक्सप्लेनेशन है? ये कोई कारण है? अगर फोन उठाकर कोई भी व्यक्ति उनसे बात करता, ये प्रोसेस कुड हैव बीन रिवर्स्ड इन नो टाइम। बिल्कुल सही। तो इसके चलते देयर इज मोर टू देन मीट्स द आई, एक बात। सर, दूसरी बात, जो शुरू में कांग्रेस ने तत्परता दिखाई थी जयराम रमेश के जरिए, सर, वो सडनली कहाँ खत्म हो गई है? कहाँ बिल्कुल गई सर, वो तत्परता? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सवाल अब क्यों नहीं उठ रहे कांग्रेस की तरफ से? मैं पूछना चाहता हूँ। यस सर, यस सर। तो क्या कोई कांग्रेस को एक्सप्लेनेशन मिली है सर, जिसकी हमें और आपको जानकारी नहीं है? ठीक बात, ठीक और बात। दूसरा बड़ा सवाल मेरे सामने है कि अगर धनखड़ साहब लोकतंत्र के सही में पुजारी हैं, तो अपने सक्सेसर के चुनाव से पहले जनता के सामने आकर बताएं कि उनके त्याग पत्र का असली कारण क्या था। बहुत सुंदर बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बट सर मैं ये सोचता हूँ कि विनोद सर दिल्ली में है और इतने उनके पास में सारे बहुत मतलब आपके जो सोर्सेस हैं तमाम, या वहां जो सर्किल में चलता है, जितना भी कि वास्तविक वजह जितनी आपको जो आप बता सकिएगा हमारे दर्शकों को, या जितना आप सूचना में जितना आपके पास है, असल वजह क्या है? ये सब तो आपने कहा कि ये जो चल रही है अटकलें ये गले उतरती नहीं है, उनका ना बीमार होना, और बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े उदाहरण है सर जिसमें कहीं कोई ऐसी स्थिति कभी रही नहीं है, बहुत लोगों ने बीमार होते हुए भी काम किया है। इस पे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा नोट, फिर मैं नहीं कुछ नहीं, सवाल बहुत सी बातें कर रहे हैं लोग। जी। मतलब कह रहे हैं कि भाई वो ऑपोजिशन से टच में थे, और कुछ और लोगों को उन्होंने इशारे में कुछ बातें कही। वो हमें हमारे गले से उतरती नहीं है, क्योंकि जो उनका कॉन्डक्ट रहा धनखड़ साहब का, वो कोई रिबेलस कॉन्डक्ट नहीं था। वो कोई बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी नहीं थे वहां पर बैठ के कि जो संस्था को, जो सिस्टम को सुधारना चाहते हो। और अगर कुछ हम कहेंगे उस पर तो एक स्पेकुलेटिव होगा, और मैं कोई दावा नहीं कर रहा मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, सर, पर मेरे पास एक पर्सपेक्टिव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज सर, और प्लीज सर। देखिए, कई बार पर्सपेक्टिव जो होता है वो उसकी क्लैरिटी रहती है बावजूद इसके कि अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है जब भी, क्योंकि अगर आप उसको पहले से जो पहले हुआ माजी में, उससे अगर आप जक्स्टापोजिशन करके उसको देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कलर्स इस कोलाज में बड़े स्टार्क हैं, जिन पे हमको कुछ बोलना चाहिए। और मैंने आपको शुरुआत में वो बोला कि भाई ये नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है बिना ये जाने, कारणों का जाने कि भी क्यों पहले वाले ने क्यों छोड़ा पद। और अगर हमें पता चल जाए कि क्यों छोड़ा, तो फिर जो नया आएगा उसके आकलन में हमको सहूलियत रहेगी। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हरिवंश जी बन सकते हैं उपराष्ट्रपति। अगर वो बनते हैं तो, अब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मैं यस आपको सुनी हेयर से मैं बता रहा हूँ। सर। तो मैं समझता हूँ कि हरिवंश जी मुकाबले में अच्छे कैंडिडेट होंगे, मुकाबले में, अनुपात में, कि हालांकि वो सरकार की चाह के बाहर जा नहीं सकते। देखिए मेरी बात समझिए एक बात, सर, जो बेसिक प्रिंसिपल होता है चुनाव का, ऐसे चुनावों का, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड पोजीशंस है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड पोजीशंस नहीं है। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, स्पीकर हो लोकसभा का, राज्यसभा का चेयरमैन हो, जो भी है वो तो वाइस प्रेसिडेंट है ही।
ये उचित नहीं होगा अपेक्षा करना कि वाइस प्रेसिडेंट शुड नॉट बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये बहस उस वक्त भी हुई थी जब कृष्णकांत को वाजपेयी जी राष्ट्रपति बनाना चाहते थे और कृष्णकांत को मना कर दिया गया, बीजेपी दल द्वारा ही उनके बारे में मना कर दिया गया, क्योंकि कृष्णकांत जो कि चेयरमैन थे उस कमेटी के, जो प्रसार भारती का चेयरमैन चुनती है, तो उसने बीजेपी का चुनिंदा मिस्टर कामत जो थे बंबई वाले, उनको प्रसार भारती का चेयरमैन मनोनीत नहीं किया था। और कृष्णकांत के विरोध में ये बात गई और उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, बावजूद इसके कि चंद्रबाबू नायडू भी चाहते थे, वो उस वक्त सरकार के समर्थन कर रहे थे कि वो कृष्णकांत जो है वो राष्ट्रपति बन जाए। फिर उसके बाद पीसी अलेक्जेंडर का नाम लिया गया, जो कि वो भी नहीं चला, और अंततोगत्वा एक नाम जो चला एपीजे अब्दुल कलाम का, वो इसलिए चला कि चंद्रबाबू नायडू को ये लगा कि बीजेपी के साथ होते हुए अगर मैं एक मुस्लिम कैंडिडेट को समर्थन कर दूंगा तो मेरी जो खोई हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत सुंदर, वो वापस मुझे मिल जाएगी। और उसमें उनको समाजवादी पार्टी के अमर सिंह वगैरह का भी सहयोग मिला। मुझे याद है कि नायडू के साथ जब उन्होंने ये किया, एक लंबी बात उन्होंने मेरे साथ फोन पे की, और मैं कह रहा हूं तो है जिंदा, बता सकते हैं आपको कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो हमारी लंबी बात उन्होंने समझाया मुझको कि क्या कारण था। और जब उन्होंने समर्थन भी किया था बीजेपी का, चंद्रबाबू नायडू ने, तो उन्होंने हमको बताया था कि देखिए, आई विल बी ए रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑन द बीजेपी इन सो फार एज सेकुलरिज्म एंड अदर इश्यूज आर कंसर्न। आज अलग जुदा माहौल है। आज हाल ही में मैंने वो जब लिखा था लंबा सा पीस एक हिंदुस्तान टाइम्स से, जब मैं काम कर रहा था तो उन्हें पढ़ा था, तो उनको अच्छा लगा था मेरी जो नॉलेज है उसके अनुसार। लेकिन वो ये चर्चा मेरे पे नहीं हो रही, मैं इसलिए कॉन्टेक्स्ट आपको दे रहा हूँ कि आपके श्रोता समझ जाएं कि द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैज टू बी ऑफ द चॉइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन आवर सिस्टम सर, वरना सिस्टम चलेगा नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारा काम सिस्टम में विघ्न पैदा करना नहीं है। हमारा काम, हमारी चाहत, हमारी अपेक्षा ये है कि सिस्टम ईमानदारी से चलाओ। बहुत सुंदर, सही कह रहा है, सही कह रहा है, ईमानदार से चलाओ तो आपके अगर चॉइस का वाइस प्रेसिडेंट मिल जाएगा जो राज्यसभा भी चलाता है और स्पीकर तो है ही आपकी चॉइस का, तो फिर जब आप उससे संरक्षण मांगते हैं तो पोलाइटली बोलिए, अकड़ के मत बोलिए। बहुत सही बात। हम मानते हैं इस बात को कि these positions have to be filled by people of your choice because you are a directly elected government. सही है, सही है, and they are an indirectly elected positions. सर, सिंपल सी बात है। बिल्कुल सर, आपने भी ये कहा कि कहीं जो कानों की सुनी जो वहां चल रही है चर्चाएं हैं कि हरिवंश जी कहीं उस दौड़ में, उस रेस में शामिल हैं, हो सकता है। और दूसरा बीजे इस बार निकला है, देखिए वो जनता दल से आए थे धनखड़ साहब, फिर वो कांग्रेस में रहे और बीजेपी में आ गए और उन्होंने अपनी लॉयल्टी बिल्कुल करी और बहुत सारे उसके अलग अलग जो हमें चाहते हैं सामने आए। यहाँ ये चल रहा है कि बीजेपी का हो, और लेकिन हम ये दूसरा पक्ष देखते हैं कि अभी हम जब उन्हें देखते हैं आसंदी पर हरिवंश जी को, तो उनमें वो प्रतिछाया दिख रही है कि वो उतनी उससे कुछ ज्यादा डिक्टेटर। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि जब राजीव कुमार गए थे तो हमें लगा था कि जो नए इलेक्शन कमिश्नर आ रहे हैं कुछ बदलाव होंगे, लेकिन हमने ये पाया, देखा जब आए ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब, तो उन्होंने तो विपक्ष को घुसने तक नहीं दिया, यहां तक हो गया। तो इस, अगर हम इस कंटेस्ट में देखें तो क्या कुछ मतलब क्या कहिएगा? देखिए मेरी बात सुनिए सर, अभी हाल ही में तेलुगु देशम पार्टी ने अपना एक गवर्नर नियुक्त करवाया, बनवा लिया सर, गजापति राजू को, जो पहले हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर होते थे, अभी वो गोवा में गवर्नर हो गए, बन गए जी। तो जो सहयोगी दल है उसको भी एक गुबर्नेटोरियल पोजीशन मिल गई
जहां पर पूरा आरएसएस बीजेपी का वर्चस्व था, वो अपने लोग ही लगाते थे और ज्यादातर आरएसएस के लोग लग रहे थे वहां, या फौजी, रिटायर्ड फौजी लग रहे थे, या रिटायर्ड इंटेलिजेंस के लोग लग रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में खासकर। लेकिन उन्होंने लगवा दिया। अब जो हरिवंश जी हैं, ये जनता दल यूनाइटेड के ओरिजिनली कैंडिडेट थे। यस सर। ये बात अलग है कि अपने हुए पराए, वो ज्यादा उनका झुकाव, जैसा कि आपने कहा, आजकल उनका ज्यादा झुकाव गवर्नमेंट की तरफ है। मैं दल की तरफ नहीं बोलूंगा, यस क्योंकि सर। हरिवंश जी पढ़े लिखे आदमी हैं हमारी और बिरादरी। मैं समझता हूं कि, और बोलते कम है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि वी डोंट वांट अ मोटर माउथ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बहुत सही बात। जो कि हमारे माननीय धनखड़ साहब थे। और हरिवंश जी जो हैं, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। और जैसे कहते हैं ना कि स्टिल वाटर्स रन डीप, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो गहरा होता है। तो वो ठहरा हुआ पानी है, हो सकता है गहरा हो, लेकिन नुमाइशी नहीं होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जिस तरह बहुत। से धनखड़ जी नुमाइशी थे, हमें नुमाइशी चेयरमैन नहीं चाहिए राज्यसभा का। सिस्टम उससे गड़बड़ा जाता है। हम तो कभी कभी जब देख रहे होते थे राज्यसभा को, तो मैं अक्सर कहता था कि भाई, एक समय अगर आ गया तो मैं आरटीआई लगाऊंगा और मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि कितने समय हमारे चेयरमैन साहब बोले, और कुल मिला के कितने समय विपक्ष बोला, और कुल बढ़िया। मिला के कितने समय माननीय प्रधानमंत्री या माननीय गृह मंत्री बोले। उनका आंकड़ा शायद उनसे भी ज्यादा रहता है, बहुत सही कह रहा है, बहुत सही कह रहा है, बहुत सही कह रहा है। जो कि अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसा है कि इफ दी इम्पेसारियो, जो ऑर्गेनाइज करने वाला है, जो जो मॉडरेटर है, वही डिबेट में शामिल हो रहा है, तो डिबेट का मतलब क्या रहा? ये बिल्कुल तो ऐसे ही हो गया जैसे कि क्रिकेट का अंपायर जो है, वो कहने लगे हटाओ मेरा कोट, हटाओ भी, मैं पैड पहनाओ, मैं तो बैटिंग कर रहा हूँ। ऐसा होता मैं है यही क्या? पूछने वाला था, आपसे यही पूछना था। अंपायर जो है वो तो खिलाड़ी की भूमिका में दिखते हैं हमें दोनों सदनों में। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक जी, आप एक सवाल मेरा ये भी है सर, देखिए आपका बहुत लंबा अनुभव, आपने दोनों जो संसद पूरा आपका इतना दीर्घ अनुभव, कितनी कमजोर हो गई है आसंदी, कितनी रीढ़विहीन हो गई है आसंदी, कोई रीढ़ नहीं है। और सबसे बड़ी ये कि आपने जैसे कहा, संरक्षण उसको मांगने या संरक्षण उसे देने की आवश्यकता कहीं महसूस प्रतिपादित हो रही है। इस पे एक नोट सर। देखिए, बात यह है कि देखिए, लोकतंत्र का हवाला देना, singing paeans of praise to democracy, it doesn't matter, it doesn't count. देखिए, आपके जो एक्शन है ना, आपके संवाद से ज्यादा प्रखर होते हैं। Man is known by his word, not by his words, but by his actions. सही, और बहुत जो सही। कहा जा रहा है उस पे तो विश्वास होता नहीं, और जो किया जा रहा है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो हम देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, और देखिए क्या हो क्या गया आजकल। ऐसा कभी नहीं होता था। सर जो चेयर की बॉडी लैंग्वेज है, उससे पता चलता है कि किसके बिहाफ पे वो डिबेट चाह रही है या कर रही है। बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल। अगर अभी हाल ही में जब बहस हो रही थी सिंदूर पे, तो लोकसभा में, अगर आपको याद हो तो, प्रियंका ने खड़े होके जब नाम गिनने शुरू किए, जी हाँ। जो लोग पहलगाम में जो शहीद थे हमारे। वहां पे, यस यस। और तो उन्होंने बोला कि हिंदू हिंदू नाम लिए हिंदू कि और हिंदू दूसरे और भारतीय हैं, हाँ, तो हिंदू कहते और हैं भारतीय नहीं, हिंदू बोला हिंदू। कोई। यस सर, यस सर, तो यस। उन्होंने जब नाम पढ़ने शुरू किए, तो विपक्ष के लोग बोलने शुरू किए भारतीय 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 भारतीय। तो उस वक्त कितना कठिन परिस्थिति में चेयर थी, वो जग जाहिर था, सामने था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और उसके बाद कुछ क्षणों बाद ही
जब मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हुए तो चेयर कितनी प्रफुल्लित थी उसको कहने की बिल्कुल। जरूरत नहीं थी, साफ जाहिर राइट, था। राइट। तो देखिए, हम कमेंट नहीं भी करें, ये जो चित्र चल रहा है ये चल रहा है, लोग देख रहे हैं। देख रहे हैं सर, देख रहे हैं सर। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कह रहे। कुछ लोग चुप रहने में अपनी सुरक्षा समझते हैं, कुछ लोग बोल देने में अपना मन बोल बोल के अपना मन हल्का कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पार्लियामेंट में हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक भारी कमी नजर आ रही है हमको। वो बहुत कमी दूर करनी चाहिए व्यवस्था को, सरकार को। देखिए, ये सरकार जो भले ही ये मिली जुली सरकार है, लेकिन ये इसके पास पर्याप्त आंकड़े हैं। ये सरकार कहीं नहीं जाने वाली, कोई इस सरकार को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन ये सरकार जो है स्थिति में है आज के दिन कि ईमानदारी से काम करे। इसको कोई पालतू पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। अब पार्लियामेंट पालतू हो नहीं सकती कभी। बहुत सुंदर बात है, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल ये बिल्कुल। पार्लियामेंट जो है पालतू इंदिरा गांधी ने करने की कोशिश की थी ना, और पालतू पार्लियामेंट के जरिए एक फालतू कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश की थी। पालतू पार्लियामेंट के जरिए कोई भी फालतू फालतू लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चलता नहीं है। इतिहास इसका गवाह है हिंदुस्तान में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल, बहुत बहुत सही आपने बहुत बिल्कुल खूबसूरत बात कही। सर मुझे तो अब ये भी आश्चर्य होता है कि जो सदन के नेता, राज्यसभा में हमने देखा था कि वो क्या बोले थे, जो जेपी नड्डा साहब, कि जो मैं कहूंगा वो लिखा जाएगा, बाकी नहीं लिखा जाएगा। और देखिए, आसंदी वो और थोड़ा सा उसके साथ अन्याय था नड्डा साहब के जी साथ। लेकिन मैं आपको बताना ईमानदारी प्लीज की प्लीज। बात, जी जी जी। उससे पहले क्या हुआ था कि रूलिंग आई थी धनखड़ साहब की तरफ से अच्छा कि अब अच्छा। सब हो गया। अब ओनली व्हाट द लीडर ऑफ द हाउस इज सेइंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ओके सर, ओके। तो फिर वो उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो वो डिस्टॉर्ट किया गया। शोर शराबे में ये शायद ये कुछ। ऑपोजिशन की तरफ से डिस्टॉर्ट किया गया। देखिए, ऑपोजिशन भी तो शरारत करता है। हमारा काम बिल्कुल। तो शरारत पकड़ना है भाई। यस सर, नहीं नहीं बिल्कुल बात, हम लोग वो शायद शोर शराबा में डूब गया था। लेकिन एक हम ये भी देखते हैं कि देखिए, आसंदी आसंदी जो है इशारे पे काम करिए, तो बार बार हम देखते हैं कि आपने कहा भी कुछ चीजें हम ये राज्यों में देख रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा देखी, जब शिवराज सिंह चौहान यहाँ थे तो संसदीय कार्य मंत्री ही चलाते थे, इशारा कर दें तो सदन स्थगित, नहीं लेना है देना है सारा, और हर जगह हो रहा ये है, बिहार होता में रहा मैंने है जरूर। सर, ये होता जी रहा है। ये जी। बहुत होता है। जब देखिए, कोई भी सरकारें जवाबदेह नहीं बनना चाहती। सरकार बेलगाम घोड़ा बन के रहना चाहती है, लेकिन उसको लगाम लगानी पड़ती है। और लगाम उसको सिर्फ जो पीठासीन हमारे अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो लगा सकते हैं। और अगर वही इस घोड़े को लगाम लगाने के बजाय विपक्ष के घोड़े को लंगड़ा घोषित करके गोली मारते हैं तो चलेगा नहीं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। मैं सर अंतिम सवाल करूंगा और उसमें थोड़ी सी जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि जो सदन में 782 टोटल वोट है, लोकसभा राज्यसभा दोनों, अब जो चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ दर्शकों, इसमें 2022 को अगर हम स्मरण करें, जब जगदीप धनखड़ बने थे तो 528 वोट उनको मिले थे, मरगेट अलवा जी को मिले थे 182, और 55 ने वोट नहीं डाले थे। एक तो ये दृश्य था। अभी जो दृश्य है उसमें वही है कि बहुत चाहिए 391 वोट टोटल, और एनडीए के पास 422। लेकिन विनोद सर जो कह रहे थे उसी में सवाल मैं निकालता हूं कि सर आपने कहा कि जो आपके सहयोगी साझा दल हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं क्यों नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने जैसे भी राज्यपाल बनाया तो कहीं उनके मन में होगा हमारा उपराष्ट्रपति, क्योंकि इस समय तो एक ब्लैकमेलिंग यही जैसी मैं है कह कि रहा हूँ कि सर मैं इसमें यही पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि क्या ये संभावना देखते हैं, एक क्या विपक्ष का कोई उम्मीदवार आ सकता है, दो और लास्ट वन कि क्या कुछ जो लोग हैं जो देख रहे हैं जिनके मन में कहीं कसक तो है, जो संसदीय परंपरा परिपाटी टूट रही, सब यहां क्योंकि दिखा के वोट नहीं डालना होते, तो कुछ अनहोनी की आशंका आप देखते हैं क्या? ऐसा इस सब पर आपका एक लास्ट नोट सर। देखिए, मेरी बात सुनिए। क्रॉस वोटिंग होती रही है। क्रॉस वोटिंग हमने देखी जब भैरव सिंह जी लड़े तो ठाकुर वोट ज्यादातर वो पा गए, और वो क्रॉस वोटिंग होती है। यस सर। और मैं जब जब आपको बताना चाहता हूँ कि जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन दिनों सेंट्रल हॉल में मजाक उड़ता था कि द बिग बी ऑफ पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी is capable of
taking away from other parties Brahmin votes in favor of his own party for legislative purposes and for election purposes of constitutional functionary. तो ये तो चलता है। और शेखावत साहब ने पाए वोट, ठाकुरों के अच्छे वोट से जीते शेखावत साहब। भैरव सिंह शेखावत थे भी बड़े कमाल के बाके नेता थे। सब देखिए, वो उनकी अक्रॉस द पार्टी लाइन उनकी एक्सेप्टेंस थी। अटल जी की भी अक्रॉस द पार्टी लाइन बहुत से मुद्दों पर एक्सेप्टेंस थी। हमारे पास ऐसे नेता हुए हैं जो जिनके साथ एक इमोशनल जुड़ाव हो जाता था, और हम चाहते हैं कि और ऐसे नेता हों। हमको कभी कभी मजाक में बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं तुम तो कभी बीजेपी की तारीफ करते नहीं। मैं कहता हूँ मौका तो दो। बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत अच्छी बात मौका दो भाई, हम यस सर। दिल से करेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए या साउथ एशिया के लीडर्स को अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में बुलाया, हम बड़े खुश थे कि हम मानते हैं कि अगर करनी पे आ जाएं तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कोई अगर नेता जो मतलब शांति करवा सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो नरेंद्र मोदी है। उसने कोशिश भी की, वो कामयाब नहीं हुआ। और उसके बाद जब उन पे तंज कसे जाते थे तो मैं लोगों को बोलता था कि यू आर प्रिवेंटिंग फ्यूचर लीडरशिप फ्रॉम टेकिंग रिस्क टू फोर्ज पीस। ये मत करो कभी भी। लेकिन होता है आजकल, जी हर चीज पार्टी लाइन पे होती है। भाई आदमी ने कोशिश तो की, सफल नहीं हुआ, आप उसको इस्तेमाल करके उसके खिलाफ तंज कसते हो, क्यों भाई? और मैं आपको एक और बात बताता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान गया था बस में, जी तो मुशाहिद हुसैन ने मुझे कहानी सुनाई। सर। उनके बाद मैं गया था एक ट्रिप पे, वहां पर कोई सेमिनार वगैरह था, तो वहां पर मुशाहिद हुसैन ने मुझे कहानी सुनाई कि मुशाहिद हुसैन जो था वो अटल जी का मिनिस्टर इन वेटिंग था सर 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 जब वो गए थे वहां। यस सर। तो हेलीकॉप्टर में बैठ के वो उनके साथ मीनारे पाकिस्तान में वो लेके आया था उनको। कि तो उसने उनको ये बताया था कि भाई आप जो भी कहते रहे। मेरी अटल जी से बात हुई, मैंने कहा जी आप यहाँ जा रहे हैं, ये तो मीनारे पाकिस्तान है, इट्स अ मेमोरियल टू द टू नेशन थ्योरी ऑफ जिन्ना। आप तो अखंड भारत वाली पार्टी हो, हाउ विल यू सेल दिस? सर तो अटल जी ने जवाब दिया कि राजनीति बिना खतरा उठाए नहीं की जाती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बड़े मसले बिना खतरा हटाए उठाए हल नहीं किए जाते। तो अगर कोई नेता खतरा उठा रहा है अपने लिहाज से, तो उस बात को समझो और उसकी अप्रत्यक्ष रूप से ही भले मदद करो। वरना हमारी जो आजकल जो तलवारें कसी हुई हैं, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, दोनों मुल्क में ऐसे बड़ी तादाद के लोग हैं वांट टू सी ब्लड। अगर जनता वांट्स टू सी ब्लड, देन वेयर इज द स्कोप फॉर पीस? तो हमको एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना है जिसमें कुछ अच्छा प्रोडक्ट पैदा हो। लेकिन असल में हम क्या कर रहे हैं? हम रेगिस्तान में सेब उगाना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत अच्छी अच्छी बात है।
मैं तो आपका हुआ तो मैं एक सवाल और करूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए, दर्शक कहे कि लंबा हो गया प्रोग्राम, और आपको भी मैं आपका टाइम ज्यादा ले रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना जरूरी मुझे लगता है। एक तो देखिए, हमने लोकसभा में तो देखा है स्पीकर्स के जो है, बहुत ऐसे स्पीकर्स हुए, मैं उनकी बात नहीं, सिर्फ यहाँ एक केवल दर्ज करना चाहूंगा कि हमने देखा पीए संगमा को देखा, हमने सोमनाथ दा को देखा, मतलब ऐसे थे कि वो तो दलों से ऊपर थे कुछ लोग, तो खासकर सोमनाथ दा। हमने सुमित्रा महाजन ताई का भी देखा, मैं भी नए कर रहा हूं, पुराना तो बहुत इतिहास है। सुमित्रा महाजन ताई को भी अच्छा ठीक ठाक माना गया। हाँ जी। और बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इधर हम बात करें जो सभापति राज्यसभा के, इनमें कहीं हम ये पाते या देखते थे, हमने जो पढ़ा है आप लोगों के थ्रू जो आता था हम लोग तक, हमने उनके इतिहास को टटोला, तो जो हम अंसारी साहब थे, वो तो बकायदा कॉफी पर रोज बुलाया करते थे, जो सांसदों को बुलाते थे, अपने जो सहयोगियों को, पत्रकारों को। और इसके अलावा वेंकैया नायडू साहब का भी एक ऐसा दौर था कि वो भी कभी इडली खिलाना, घर बुलाना, और हॉस्पिटल के साथ में शेयर करना। और यहां से प्रॉन्स जो खिलाते थे, प्रॉन्स। फ्रांस, यस सर, खिलाते थे, मुझे याद है हम लोग मिले। तो आप सर्वाधिक बहुत बेहतरीन कार्यकाल, और जो शिक्षा लेना चाहिए, ठीक है, जो अभी परिप्रेक्ष्य कार्यकाल जो आ रहा है, दौर है, इसमें तो आपको सरकार के पक्ष में ही कहीं करना है, इन बिटवीन इसमें क्या अपने रास्ते निकाल सकते हैं, दोनों पर नोट सबसे बेहतर मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा राज्यसभा के सभापति का, और जो आ रहे हैं, आने वाले हैं, आपने बहुत मुद्दे की बात कही, कौन होगा से मतलब नहीं, कैसा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक छोटा सा नोट सर मैं खत्म करूं। देखिए, राज्यसभा के चेयरमैन हजारी साहब वाज द डीन ऑफ द प्रेस को डिप्लोमेटिक कोर एक स्टेज पे दिल्ली में। बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, और ये बात सच है कि अपने घर पे लोगों को बुलाते थे। मैं उनके घर पे 20 बार गया हूँ, डिनर किया है उनके साथ। वी ऑल्सो हैड अ कपल ऑफ सनडाउनर्स। वो सनडाउनर्स भी आपको पिलाते थे, और उनसे चर्चा हमेशा बड़ी एजुकेशन, इससे इट वाज एन एक्सरसाइज इन एजुकेशन, एजुकेट आवरसेल्व्स। देखिए, हमको पुराने जमाने में क्या होता था कि जब नीचे बोल रहे होते थे संसद सदस्य, तो उसके बाद पत्रकार भाग के उनसे मिलने जाते थे, जिसने अच्छी स्पीच दी होती थी, टू अंडरस्टैंड द फाइनर पॉइंट्स ऑफ हिज एड्रेस। और बहुत से लोग वहां पर, अब जैसे एक जमाना था कि मधुले में हुआ करते थे, इंद्रजीत होते थे, नॉर्थ ईस्ट पे बड़े एक्सपर्ट थे वो, मधुले में होते थे, पीलू मोदी हुआ करते थे, ऐसे ऐसे लोग, केपी उन्नीकृष्णन हुआ करते थे, जिन लोगों से अपार सीखने की हमको अपॉर्चुनिटी थी। देवेंद्र द्विवेदी हुआ करते थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इशू पे कमाल की उनकी पकड़ थी, बहुत अच्छा सुंदर बोलते थे। तो पार्लियामेंट एक तरह की पुत्री पाठशाला हुआ करती थी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। और हमने देखा है कि जब एक जमाना था जहां पर लेफ्ट के करीबन 60 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, तो उन्होंने चुन चुन के अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन करवाई थी। कराया था सर, कराया था, वो खत्म हो गया। वो आज के दिन कहीं नजर नहीं आती। खत्म हो गया, खत्म हो गया। फॉरेन पॉलिसी पे इतनी बकवास होती है कि कान सुन्न पड़ जाते हैं। हमको लगता है कि हमको यहां बैठे हुए हैं ये सुनने के लिए, लेकिन एक जमाना था कि दिस वाज अ ग्रेट यूनिवर्सिटी इन मोशन, सर पार्लियामेंट। सर 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 और इज्जत थी मन में हमारे अपने पार्लियामेंटेरियंस के लिए। अगर मुझे याद है कि एक वो लेफ्ट के हुआ करते थे, बहुत अच्छे वक्ता, सीपीआई के, जी हाँ, जी उन्होंने हाँ, पर्दाफाश किया था बायलाडेला कोल जी माइंस। जी हाँ, जी 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 वो जी जी। वो अभी नाम मिस कर रहा हूँ, मुझे याद है मुझे जी। हाँ गुरुदास जी, दासगुप्ता, गुरदास दास गुप्ता जी, गुरुदास जी जी दासगुप्ता, जी 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 जी। गुरुदास दासगुप्ता, जिसने एक्सपोज किया था मित्तल की माइंस के वक्त, जो उसको आउट ऑफ टर्न माइनिंग दे दी गई थी, आयरन और माइनिंग दे दी गई थी। बायलाडेला में गया था मैं, मध्य प्रदेश में आपके। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मुझे और वहां पर जो लाल रंग की नदी, इतनी मतलब मध्य पोल्यूशन प्रदेश थी और वहां पर। छत्तीसगढ़ एक था सर, उस दौर में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था जब। हाँ, एक ही था। तो उस जी, जमाने में बायलाडेला माइंस किया था, यस सर। और गुरुदास दासगुप्ता ने मुझे पूरा समझाया कि ऐसा जा रहे हो तो ये बात है। मैं फ्लैट में गया, विठल भाई पटेल हाउस में रहता था। जी जी
2 रूम का कमरा था। जी। एक जो लिविंग रूम था उसके बीच में उसने पर्दा कर्टन। लटका रखा था, उस तरफ उसका किचन था, इस तरफ सिटिंग स्पेस थी और एक बेडरूम था। और उसने हिला के रखा हुआ था दुनिया के तीसरे चौथे नंबर के सबसे ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति को, यस सर। लक्ष्मी मित्तल को। यस सर, यस सर। और वैसे लोग थे वहां पर बैठते। जी, 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 जी। और ये कोई प्रतिबंध नहीं लगता था। और मुझे याद है कि वो कवर करने के लिए उसको के बिरला भी मेंबर होते थे राज्यसभा जी, के। जी, जी। तो मुझे बाद में पता चला कि ये सुझाव उनकी तरफ से आया था कि वो बहुत अच्छा बोला, चेक तो करवाओ वहां पर है क्या हो रहा। जी, जी। वो समय अलग था। यस सर। नहीं, नहीं, नहीं सर आज के मैंने तो समय कौन सा ओनर भेजेगा किसी पत्रकार को इतने बड़े व्यवसाय बिल्कुल के नहीं, पीछे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सर मैंने तो इसलिए आसान दी, जैसे मैंने कहा जो हामिद अंसारी साहब थे उनका एक फलसफा था कि कोई भी बिल बिना चर्चा के पास नहीं होगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं अभी तक क्या कुछ हो रहा है, कैसे बिल्स पास हो रहे हैं, वो नहीं होने देते। तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि आप सबसे बेहतर जो आपने बताया और उसमें क्या सीख अगले के लिए होना चाहिए, कुछ तो सीख लिया जाए सर, थोड़ा तो इतिहास लास्ट आप खत्म देखिए, कर दो। देखो जहां तक मेरी जानकारी है, देखिए शंकर दयाल शर्मा भी बड़े अच्छे जी, वाइस प्रेसिडेंट जी, थे। जी, और जी, शंकर दयाल शर्मा के साथ जब बदतमीजी की किसी अपने किसी कथन के द्वारा के तिवारी ने, जो कि बक्सर से इलेक्ट होते थे और लोकसभा के मेंबर थे, तो के तिवारी was called to the bar of the Rajya Sabha and he was roundly upbraided by the Rajya Sabha for having used जिन शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया शंकर दयाल जी के प्रति, उसके रिस्पॉन्स में ये थी जवाबदेही। और ये था बिल्कुल। रुतबा उन दिनों चेयर्स का। यस सर, यस, यस। रो पड़े थे शंकर दयाल जी, जी, उनके जी, जो कमेंट थे उसके चलते। जी। और बड़ा भारी रिएक्शन हुआ था। और फिर के तिवारी को उसकी माफी मांगनी पड़ी, यस क्षमा याचना करनी पड़ी। अब आप मुझे बताइए कि आजकल जो स्थिति है वो तो उसकी तो उसमें तो जरूरत ही नहीं है कुछ कहने की चेयर्स को। उनके जो एक्शन है वही उनके साथ वो सुलूक कर रहे हैं जो कुछ अपशब्द करेंगे। इतना ही कहना उचित है। बिल्कुल ठीक है सर, हम उम्मीद ना पालें तो बेहतर होगा, क्योंकि उम्मीद पाली और जब टूटती है तो बड़ा दुख और दर्द होता है। और देखिए आपने देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया जीती है, उम्मीद तो आप पाली है। टूटे टूटे तो दर्द होता है, टूटे तो हाँ, क्योंकि आप लेकिन इतने आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए सर। कि आपको कम से कम ऐसा ट्यूटर मिल जाए राज्यसभा का जो राज्यसभा को ईमानदारी से चलने दे, उसमें ज्यादा हस्तक्षेप ना करे और दोनों पक्षों से बात कर कर लेवल प्ले फील्ड प्रदान करने की कोशिश करे। सिर्फ विपक्ष को बुलवा के और उससे शोर मचवा के ट्रेजरी बेंचेस को चुप ना करवाए और सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस को बुलवा के और बाद में उनसे शोर मचवा के विपक्ष को चुप ना करवाए। मैं जान के दोनों पक्षों की बात रखी है ताकि ऐसा लगे कि पलड़ा बराबर का होना चाहिए, असर हालांकि है। अक्सर होता नहीं है। नहीं ठीक बात सर, नहीं नहीं, हम सत्ता लोग के का तो पलड़ा हमेशा भारी रहता है। बिल्कुल नहीं, हम लोग के तो आप इंसाइक्लोपीडिया, इसलिए मोह नहीं छूट पाता, हम लगातार फिर करते करते हो जाता। लेकिन बहुत अच्छी शानदार चीज। और मुझे लगता है जो आपने बिल्कुल अंतिम जो आपका वाक्य था कि वो अंपायर बना रहा, अंपायर भी ऐसा जो मतलब कहीं वो जो शकूर राणा या वो खजर हयात जिस तरीके से वो प्ले अप करते थे कि पाकिस्तान को जिताने कहते थे 12-13 प्लेयर खेल रहे हैं, वैसा ना हो। एक बहुत अच्छा नहीं, ये डिकी ऐसा बर्ड, आजकल रैंकिंग ऐसे होती है। डिकी बर्ड हो, या फिर वो जो हाँ जी, डेविड आजकल शेफर्ड हो, रैंकिंग ऐसे। ऐसे होती है कि 10 ओवर के बाद अगर गेंद खराब हो जाए तो 30 ओवर वाली गेंद मिलती है कि इससे बॉलिंग करो, जो यस हमारी टीम के साथ हुआ, यस सर, यस जो यस बुमराह के साथ हुआ पिछले जी टेस्ट में। तो सर, जी सर। हमारे अंपायर भी सीख रहे हैं क्रिकेट से। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सर, बहुत आभार। थैंक यू, बाय बाय। तो आपने सुना, ये थे विनोद शर्मा साहब, और जो स्पष्ट कर रहे थे, उन्होंने साफ कर दिया कि देखिए जो आने वाला उपराष्ट्रपति है, कौन होगा इससे मतलब नहीं, कैसा होगा
ये ज्यादा मुद्दे की बात। और वो जो उन्होंने अंतिम अपना वाक्य कहा कि वो सबको लेकर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, इससे बेहतर कोई टिप्पणी हो नहीं सकती, इससे बेहतर कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। मित्रों, इस चर्चा में इतना ही। पूरी चर्चा सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।